हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे हमारे कंपनी लॉ के बारे में। हम जो है इस वीडियो के अंदर अपने कंपनी लॉ के सिलेबस को देखने जा रहे हैं। देखने क्या जा रहे हैं, हम पूरा का पूरा कंपनी लॉ का सिलेबस अच्छे से विद लॉजिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आखिर हमारे कंपनी लॉ के सिलेबस के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। उन चैप्टर्स का एक बेसिक और एक डिटेल आइडिया लेंगे कि आखिर उन चैप्टर्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आखिर कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस सब्जेक्ट से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बस आपको बहुत ध्यान से सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कंपनी लॉ की बुक का कोई भी पेज ओपन करके देख लेना, उस पेज पर जो कुछ भी लिखा होगा 50 to 60% आपको वो सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि आखिर इसमें क्या लिखा है और ये क्या कहना चाह रहा है। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ सिलेबस डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप बीकॉम में हैं, बीकॉम ऑनर्स में हैं, या बीबीए में हैं, या फिर किसी अदर कोर्स में हैं, अगर आपके कोर्स के अंदर कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये शुरू करते हैं हमारा कंपनी लॉ का सिलेबस। तो कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? कंपनी लॉ के अंदर हमें पढ़ना होता है कंपनीज एक्ट 2013। कि कंपनी लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कानून। तो यहाँ पर हम कंपनी के ऊपर लगने वाले कानून के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कानून जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। अगर आप कोई कंपनी बनाते हो तो आपको कंपनी लॉ को फॉलो करना होगा। तो हमारे पास इंडिया के अंदर जो कंपनी लॉ है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना होता है। ये सब्जेक्ट हमारा टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। पहली यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। इसके अंदर हम कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आते हैं, नेचर ऑफ कंपनी एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज। इन सबको अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी की मदद से आपको पूरा कंपनी लॉ समझ में आ जाएगा कि आखिर इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर आ गए। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट आएगी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है, वो सब हम अपने यूनिट सेकंड में देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 चैप्टर आते हैं। इन चैप्टर्स के नाम अभी मैं आपको नहीं बता रहा, एक बार हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, उसके बाद वापस आके जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें अपने आप पता होंगी। थर्ड यूनिट है हमारी मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के अंदर कई सारी मीटिंग्स होती हैं। रेजोल्यूशंस का मतलब होता है डिसीजंस। कंपनी के अंदर कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इस थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। उसके बाद फोर्थ यूनिट आएगी हमारी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी को मैनेज कैसे करा जाएगा, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, इसके ऊपर हमारी ये फोर्थ यूनिट है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर आते हैं। और फिर हमारा एक लास्ट यूनिट आएगा वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। तो फर्स्ट यूनिट से हमने कंपनी को स्टार्ट करा था और लास्ट यूनिट में आके हमने कंपनी को ख़त्म कर दिया। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 वाइंडिंग अप। तो टोटल हमें 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं कंपनी लॉ के अंदर। तो ये तो बात कर ली मैंने यूनिट्स की। मैंने आपको यूनिट्स के नाम बता दिए कि हमारे पास 5 यूनिट्स हैं जिसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं। अब ये 16 चैप्टर्स क्या हैं, किस चीज़ के बारे में है, उसको समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल है, ये देखो, ये टोटल 8 दोस्त हैं। इन सब का नाम क्या है? एक का नाम है प्रिया, दूसरे का है सुमन, तीसरे का नेहा, चौथे का कोमल, 5वें का मुकेश, 6ठे का रोहन, 7वें का रमेश और 8वें का सुमित। ये टोटल 8 लोग हैं, 8 दोस्त हैं, 8 के ये नाम है। ये 8 मिलके जो है अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सबका सपना है कि एक बिजनेस हम शुरू करें। इनको जो है बेकरी आइटम्स बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो इनका सपना है कि ये अपनी एक बेकरी की शॉप स्टार्ट करें, बेकरी का बिजनेस शुरू करें, वो भी बड़े लेवल पर। ये जो है अपनी बेकरी की शॉप को एक कंपनी बनाना चाहते हैं। ये जो है अपना बेकरी का बिजनेस कंपनी की फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब मिलके जो है अपनी एक बेकरी की दुकान खोलते हैं, जिसको ये कंपनी बनाते हैं। दुकान खोलते हैं कंपनी की फॉर्म में, यानी इनका ये बिजनेस कंपनी की फॉर्म में चलेगा और इस कंपनी का नाम होगा XYZ बेकरी लिमिटेड। ये इनके कंपनी का नाम है। इन्होंने बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू करा। हमारे पास 3 तरीके होते हैं बिजनेस करने के। पहला तरीका कि हम सबसे छोटा बिजनेस कर लें, यानी हम सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन जो है अपनी छोटी सी दुकान खोल ले। आपके गली मोहल्ले के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाती हैं, जिसके अंदर एक सिंगल ओनर होता है।
या फिर अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, यानी थोड़ा बड़ा बिजनेस 5, 6, 8, 10 लोग मिलकर जो है पार्टनरशिप में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी एक ऐसा बिजनेस जिनके 2 या 2 से ज्यादा मालिक हैं, सब लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा बड़ा बिजनेस, पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस करना। और फिर आता है हमारे पास तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस, जिसको हम कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करना बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन 8 दोस्तों ने मिलकर बेकरी का बिजनेस शुरू करा कंपनी की फॉर्म में। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस है, एयरटेल है, TCS है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, बजाज है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज भी तो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कर रही हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर इन 8 दोस्तों ने डिसाइड करा कि हम भी बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर XYZ बेकरी लिमिटेड इनके बिजनेस का नाम है। इन्होंने बेकरी का बिजनेस खोल लिया। अब ये बन गई एक कंपनी। अब इस XYZ बेकरी लिमिटेड को कंपनी लॉ को फॉलो करना होगा, कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये एक कंपनी है। कंपनी को कंपनीज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये बेकरी आखिर किस तरीके से कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, यही हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। ये 8 दोस्त हैं, इन सबको ध्यान रखना है, इन सबको इस कंपनी को चलाना है, अपनी बेकरी को चलाना है और कंपनी लॉ को फॉलो करते हुए चलाना है। तो आखिर किस तरीके से ये इस बिजनेस का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से सारे कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, वही हमें इस सब्जेक्ट के अंदर देखना है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली यूनिट की, सबसे पहली यूनिट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। तो इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब क्या होता है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा। तो कंपनी का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक कंपनी है XYZ बेकरी लिमिटेड, इन 8 दोस्तों की एक कंपनी है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्पेशल ग्रुप विद इट्स ओन नेम एंड रूल्स। तो कंपनी भी एक स्पेशल ग्रुप की तरह होती है। जैसे इन 8 दोस्तों का ग्रुप है, उसी तरीके से कंपनी भी एक, बोल सकते हो आप, स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल पर्सन है। अभी देखना, हम कंपनी को एक पर्सन बोलेंगे। जैसे कि इन 8 लोगों को हम एक पर्सन बोलते ना, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। इसी तरीके से ये टोटल 8 पर्सन है, 8 दोस्त हैं, 8 पर्सन है। उसी तरीके से कंपनी भी एक पर्सन होती है। कंपनी लॉ ने कंपनी को एक पर्सन का स्टेटस दे रखा है। ये सब है हमारे नेचुरल पर्सन। इन सबको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल पर्सन। ह्यूमन बींग्स होते हैं नेचुरल पर्सन, जबकि जो कंपनी होती है उसको कंपनी लॉ ने बोल रखा है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है ये भी एक पर्सन, लेकिन कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके पास, किसके पास? कंपनी के पास। हम सारी बातें कंपनी की करेंगे। तो कंपनी के पास खुद का अपना एक नाम होता है, वो तो हमें समझ में आ रहा है। कंपनी का नाम है XYZ बेकरी लिमिटेड। कंपनी जो है अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है कि आखिर किस तरीके से कंपनी काम करेगी। कंपनी जो होती है एक सेपरेट होती है। सेपरेट का मतलब है कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। कंपनी सेपरेट है इन 8 दोस्तों से। ये 8 दोस्त अपने आप में सेपरेट हैं और कंपनी एक सेपरेट है। ये 8 दोस्त तो कहलाएंगे नेचुरल पर्सन, तो ये लोग अलग है और कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, जिसको बोला जा रहा है आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आप सिर्फ सुनते चलो, आपको आगे चल के सारी बातें समझ में आती जाएंगी। तो कंपनी लॉ ने ही कंपनी को सेपरेट पर्सन का स्टेटस दे रखा है। यही तो कंपनी खोलने का फायदा है। अभी आप देखते चलो कंपनी खोलने के क्या क्या फायदे हैं। तो ये हमारी एक कंपनी है XYZ बेकरी लिमिटेड, जिसका खुद का अपना एक नाम है, अपने रूल्स हैं और ये सेपरेट है अपने इन 8 दोस्तों से। यानी जिसने कंपनी बनाई है उनसे भी सेपरेट होती है कंपनी। व्हाट मेक्स आवर बेकरी स्पेशल? तो हमारी जो बेकरी है, यानी हमारी जो कंपनी है, वो स्पेशल कैसे है? तो जो हमारी बेकरी है वो कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कर रही है। तो कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करने के क्या क्या फायदे होते हैं? कंपनी को जो है सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है। मैंने अभी आपको बताया कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस मिला हुआ है। जो XYZ लिमिटेड है वो डिफरेंट है, वो अलग है प्रिया से, सुमन से और अदर्स से। यानी इन 8 दोस्तों से अलग एक पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन है। अगर मान लो कोई कस्टमर बेकरी के पास कोई सामान खरीदने आया, लेट सपोज कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर बेकरी के पास जो है केक खरीदने आया, वो बेकरी से केक लेके चला गया। अब उसने घर जाके केक खाया और केक खा के वो बीमार हो गया। बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो हॉस्पिटल से अपना इलाज करा के जब बाहर आया तो उसे आया गुस्सा। उसने बोला कि मैं इस बेकरी का केक खा के बीमार हो गया हूँ, तो मैं जो है इस बेकरी के ऊपर केस फाइल कर दूंगा। मेरा जितना भी नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान की भरपाई मुझे ये बेकरी करके देगी। क्या वो पर्सन, क्या वो कस्टमर ये कह सकता है कि मैं इन 8 लोगों पे केस कर दूंगा? या 8 लोग कंपनी के मालिक हैं, क्या मैं इनके ऊपर केस कर दूं? नहीं, ये कंपनी के मालिक जरूर है, लेकिन कंपनी अपने आप में एक स्पेशल पर्सन है, कंपनी अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है। कंपनी का केक खा के वो कस्टमर बीमार हुआ था, तो गलती किसकी है? कंपनी की। तो जब गलती कंपनी की है तो गलती के नुकसान की भरपाई भी कंपनी करके देगी। तो जो कस्टमर होगा वो कंपनी के ऊपर केस करेगा, ना कि कंपनी के मालिकों के ऊपर। ये कौन है? ये लोग हैं कंपनी के मालिक। तो कंपनी के मालिक एक सेपरेट पर्सन है, जबकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। कंपनी के ऊपर केस करने का मतलब है कंपनी का अपना खुद का नाम है, कंपनी के अपने खुद के रूल्स हैं, तो कंपनी के ऊपर डायरेक्टली केस हो जाएगा। XYZ बेकरी लिमिटेड के नाम से
कस्टमर जो है केस फाइल कर देगा। भले ही कंपनी को कंपनी के मालिक पीछे से चला रहे हैं, लेकिन नाम तो सामने किसका आ रहा है? कंपनी का। कंपनी ही बिजनेस कर रही है, कंपनी केक बेच रही है, कंपनी पेस्ट्री बेच रही है, कंपनी सैंडविच बेच रही है, जो कुछ भी कर रही है कंपनी कर रही है। तो सारा काम कंपनी कर रही है, अपने नाम से कर रही है। आपने इसको प्रैक्टिकली भी देखा होगा, कोई भी कंपनी कोई काम करती है तो वो अपने नाम से करती है। रिलायंस एक कंपनी है, जियो एक कंपनी है, वीआई एक कंपनी है, एयरटेल एक कंपनी है। जब भी जियो, वीआई, एयरटेल अपने कोई ऑफ़र लेकर आते हैं, अपने कोई स्पेशल प्लान लेकर आते हैं, तो क्या कहा जाता है कि जियो ने ये ऑफ़र निकाला, वीआई ने निकाला, एयरटेल ने निकाला। तो कंपनी का नाम लिया जा रहा है ना, कंपनी ने ऐसा किया। कंपनी के मालिकों का नाम तो नहीं लिया जा रहा। कोई भी डील होती है तो बोला जाता है रिलायंस ने ये डील कर ली, रिलायंस ने ऐसा करा, एयरटेल ने ऐसा करा। तो कोई भी बात बोली जा रही है उसमें कंपनी का नाम लिया जा रहा है। भले ही कंपनी को पीछे से कंपनी के मालिक चला रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉ ने साफ साफ बोल दिया कि कंपनी अलग है, कंपनी के मालिक अलग हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर बात हो रही है कि बेकरी को यानी कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली हुई है। जब भी मैं बेकरी की बात करूँगा उसका मतलब है कंपनी, क्योंकि बेकरी यहाँ पर हमारी एक कंपनी है। इट कैन बी लास्ट लॉन्ग, यानी कंपनी जो है हमेशा चलती रहेगी। इसे बोलते हैं हम परपीचुअल सक्सेशन। इसका लीगल टर्म होता है परपीचुअल सक्सेशन। यानी मान लो अगर कल को कोई एक दोस्त जो है कंपनी छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी। अगर कोई भी कंपनी छोड़ के चला जाता है, इवन अगर किसी की डेथ भी हो जाए, तो उस केस में भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। टाटा ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। टाटा ग्रुप की सबसे पहली कंपनी थी टाटा सन्स, जो कि 1917 में बनी थी। 1917 में टाटा सन्स नाम की कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज तक कंपनी चल रही है। रिलायंस देख लो, रिलायंस जो है 1966 में बनी थी, वो भी आज तक चल रही है। तो कोई भी कंपनी जो है वो किसी के भी आने जाने से, किसी की डेथ होने से कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी बंद नहीं होती। यहाँ पर हमारी बेकरी एक कंपनी है, तो अगर कोई एक फ्रेंड कंपनी छोड़ के चले जाए, 2 फ्रेंड कंपनी छोड़ के चले जाएं, 3 फ्रेंड कंपनी छोड़ के चले जाएं, तो उस केस में भी कंपनी बंद होने वाली नहीं है। कंपनी जो है फॉर एवर चलती रहेगी। ओन थिंग्स, कंपनी के पास अपनी खुद की चीज़ें होती हैं, कंपनी के पास अपने खुद के एसेट होते हैं, कंपनी की अपनी खुद की लाइबिलिटी होती है। कंपनी ओवन खरीदेगी तो अपने खुद के नाम से खरीदेगी, कंपनी बिल बनाएगी तो अपने खुद के नाम से बनाएगी, कंपनी की खुद की दुकान होगी, खुद की शॉप होगी, कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा, कंपनी की शॉप का अगर कोई एग्रीमेंट करा जाएगा तो कंपनी के नाम से करा जाएगा, कंपनी के पास खुद के नाम से पैसा होगा, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होगा। तो जो कुछ भी होगा कंपनी के नाम से होगा, क्योंकि कंपनी भी तो एक पर्सन है, भले ही आर्टिफिशियल पर्सन हो, लेकिन कंपनी भी एक पर्सन है। कैन स्यू और बी स्यूड। मैंने आपको अभी बताया कि अगर कंपनी को किसी से पैसा लेना है तो कंपनी जो है अपने खुद के नाम से उस पर्सन के ऊपर केस फाइल करेगी, और अगर कंपनी ने कभी कल को कोई गड़बड़ करी तो उस केस में कोई भी पर्सन जो है कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से केस फाइल कर सकता है और कंपनी को कोर्ट में ले जा सकता है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हो गए कंपनी खोलने के फायदे, या बोल सकते हो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर बात करूं पीकिंग बिहाइंड द कर्टेन, यहाँ पर एक कर्टेन है। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको एक पर्दा नजर आएगा। वो पर्दा है यहाँ पर कंपनी और कंपनी के मालिकों के बीच। लेट सपोज ये एक पर्दा है, कंपनी और कंपनी के मालिकों के बीच एक पर्दा लगा हुआ है जिसको बोलेंगे हम कर्टेन। ये कर्टेन है जिसको जनरली तो नहीं उठाया जाता। कंपनी के नाम से सारा काम होता है, कंपनी सारा काम करती है अपने नाम से। कोई भी सामान बेचा जा रहा है, कोई भी काम करा जा रहा है, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंपनी के नाम से हो रहा है। जब तक कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके काम कर रही है, तब तक जो है कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये पर्दा नहीं उठेगा, ये कर्टेन लिफ्ट नहीं होगा। फिर चाहे कंपनी के अंदर जितना मर्जी नुकसान हो जाए, कंपनी पूरी लॉस में चले जाए, कंपनी में सब कुछ बर्बाद हो जाए, यहाँ तक कि कंपनी बंद क्यों ना हो जाए, जब तक कंपनी सारे रूल्स और रेगुलेशन से काम कर रही है तब तक ये पर्दा ओपन नहीं होगा, तब तक ये पर्दा नहीं उठाया जाएगा। तब तक हमारा ये प्रिंसिपल काम करता रहेगा कि कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक अलग है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा लगा कि कंपनी ने कोई रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ा, कंपनी ने कोई फ्रॉड करने की कोशिश करी, कंपनी ने किसी को चीट करा, तो फिर उस केस में कंपनी लॉ इस पर्दे को उठा देगा, इस कर्टेन को लिफ्ट कर देगा और देखेगा कि आखिर एक्चुअल में कंपनी को पीछे से कौन चला रहा है। कंपनी कोई भी काम अपने आप तो नहीं कर रही, भले ही कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन कंपनी को चला कौन रहा है? कंपनी को चला तो कंपनी के मालिक रहे हैं। जब तक सब कुछ सही है, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम हो रहा है, तब तक हर काम कंपनी के नाम से करा जाएगा, कंपनी के पीछे बैठे हुए लोगों को सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई फ्रॉड हुआ, कोई कंपनी लॉ का वायलेशन हुआ, वैसे ही ये पर्दे को उठा दिया जाएगा और चेक करा जाएगा कि आखिर कौन है वो पर्सन जो कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके पीछे से फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस पर्दा उठाने के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल,
ये पर्दे को बोला जा रहा है कॉर्पोरेट विल। ये एक कॉर्पोरेट विल है। विल का मतलब होता है पर्दा, तो कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी। तो कंपनी और कंपनी के मालिकों के बीच में जो कॉर्पोरेट विल लगी हुई है, कंपनी का पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हम लिफ्ट करेंगे, उस पर्दे को हम उठाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे छुप के असलियत में कंपनी को कौन चला रहा है। और फिर कंपनी के साथ साथ उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ भी केस फाइल करा जाता है। तो ये सिर्फ कब होगा? जब कंपनी कोई गलत काम करेगी, जब कंपनी कोई फ्रॉड करेगी। नॉर्मली जो है ये जो फ्रेंड्स हैं, यानी जो कंपनी के मालिक हैं, वो सेफ हैं फ्रॉम बेकरीज प्रॉब्लम। बेकरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में नॉर्मली कंपनी के पर्दे को नहीं उठाया जाएगा। नॉर्मली हर चीज़ के लिए कंपनी ही लायबल है। लेकिन अगर मान लो सच में कुछ बड़ा रॉन्ग काम हो गया, किसी को चीट करने की कोशिश करी गई, कोई बड़ा फ्रॉड करा गया, कंपनी का नाम इस्तेमाल करके कुछ गलत काम करा गया, तो उस केस में जो कंपनी लॉ है वो लिफ्ट कर देगा व्हील को। व्हील का मतलब होता है पर्दा, पर्दे को उठा देगा और जो फ्रेंड्स हैं यानी जो कंपनी का मालिक है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कंपनी के करे गए फ्रॉड के। इट इज लाइक सेइंग वी नो इट, यू हाइडिंग बिहाइंड द बेकरी। तो जब भी कोई गलत काम होगा, कुछ फ्रॉड होगा, तो उस केस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? उसके बाद हम देखेंगे कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो है पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हो। ये 8 फ्रेंड्स जो है मिलकर पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस ना करते हुए कंपनी खोलना सही समझा। क्यों करा इन्होंने ऐसा? क्योंकि कंपनी खोलने के अपने कुछ फायदे होते हैं। आर बेकरी का मतलब होगा कि हम कंपनी की बात कर रहे हैं क्योंकि बेकरी हमारी कंपनी है, वैसे जस्ट फ्रेंड्स बेकिंग टुगेदर, यानी यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच क्या डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कंपनी खोलने का फायदा कि कंपनी को सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है, कंपनी जो है लंबे समय तक चलती है क्योंकि कंपनी के पास परपीचुअल सक्सेशन होता है। किसी के आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। कंपनी के अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जबकि अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, सिंपल टू स्टार्ट, बहुत आसान है स्टार्ट करना। कंपनी के अंदर क्या हो रहा था, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, पूरे कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो जाता है कंपनी की फॉर्म में काम करना। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंपनी के अंदर सेपरेट आइडेंटिटी का, जबकि पार्टनरशिप के अंदर इस तरीके का कोई भी एडवांटेज नहीं होता। पार्टनरशिप स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन जब भी अगर कुछ गलत होता है तो पार्टनरशिप के केस में डायरेक्टली जो पार्टनर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कल को अगर पार्टनरशिप के केस में बिजनेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कस्टमर आपके किसी खाने से बीमार हो गया, तो उस केस में कस्टमर जो है डायरेक्टली पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल कर देगा। देखो, कंपनी खोलने का सबसे बड़ा फायदा, अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अंदर अगर मान लो कस्टमर ने कंपनी के ऊपर 5 लाख का केस कर दिया, तो उस केस में कंपनी के नाम पर कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो कंपनी जो है अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के इस कस्टमर को उसके नुकसान की भरपाई कर देगी। या फिर अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो कंपनी जो है अपना सामान बेच देगी, कंपनी अपना अवन बेच देगी, अपनी शॉप बेच देगी, कुछ भी करेगी। कंपनी जो है अपने पैसों से इस कस्टमर के नुकसान की भरपाई करेगी। यहाँ पर जो है ये लोग बिल्कुल सेफ हैं, ये जो कंपनी के ओनर्स हैं ये बिल्कुल सेफ हैं। कंपनी के फॉर्म में क्या होता है, कंपनी सेपरेट पर्सन है, तो इन कंपनी के ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं आती। कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मैं इस कंपनी का केक खा के बीमार हो गया, तो उस केस में कंपनी के असली मालिक जो है ये 8 लोग हैं, तो ये 8 जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से मेरे नुकसान की भरपाई करेंगे, ऐसा ये कस्टमर नहीं कह सकता। क्योंकि इस कस्टमर ने केक खरीदा था कंपनी से, तो कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी ये कंपनी करेगी, यानी ये बेकरी करेगी। अब अगर मान लो लेट सपोज बेकरी ने अपना सब कुछ बेच दिया, बेकरी ने अपना बैंक अकाउंट खाली कर लिया, सब कुछ बेच के बेकरी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, तो उस केस में क्या होगा, इस कस्टमर ने बेकरी के ऊपर 5 लाख का केस करा है, लेकिन बेकरी के पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, तो उस केस में क्या होगा, इस कस्टमर को सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिलेंगे। ये कस्टमर ये नहीं कह सकता कि 2 लाख रुपए जो है मैं कंपनी के मालिकों से लूंगा, ऐसा नहीं होता। कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है, तो कंपनी के मालिक कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कंपनी के नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। इस कस्टमर को सिर्फ 3 लाख रुपए लेकर ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को बेच के सिर्फ 3 लाख रुपए ही आ रहे हैं। उसी तरीके से मान लो किसी बैंक ने कंपनी को लोन दिया हुआ है, मान लो बैंक ने कंपनी को 50 लाख का लोन दिया हुआ है, अब कंपनी की हालत खराब है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, बैंक जो है अपना लोन वापस मांग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी जो है अपना सारा सामान बेच देगी, अपना सारा बैंक अकाउंट खाली कर देगी। उसके बावजूद अगर कंपनी के पास लेट सपोज कंपनी के पास सिर्फ 30 लाख रुपए आ रहे हैं, या मान लो कंपनी के पास सिर्फ 40 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इस बैंक को जो है 40 लाख रुपए में ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ये बैंक जो है कभी भी इन कंपनी के ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में से कंपनी का लोन रिकवर नहीं कर सकता। ये लोन जो है बैंक ने कंपनी को दिया था, कंपनी के नाम पे दिया था, तो बैंक जो है कंपनी के ओनर्स के पास जाके इस लोन की रिकवरी नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी खोलने का। कंपनी के अंदर कितना भी लॉस हो जाए, कल को कंपनी की कितनी भी लाइबिलिटी हो जाए, कंपनी के मालिक उसके लिए लायबल नहीं है। कंपनी के मालिकों की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। जबकि अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में कुछ भी गलत हो जाए, बैंक को अगर पार्टनरशिप बिजनेस से अपना लोन रिकवर करना हो
तो उस केस में बैंक क्या करेगा, पूरे बिजनेस को बेच देगा। और अगर पूरा बिजनेस बेचने के बावजूद बैंक का पैसा वापस नहीं हो पा रहा, पैसा कम पड़ रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक जाती है। पार्टनर्स के पर्सनल हाउस, पार्टनर्स का पर्सनल कार, पार्टनर्स के कपड़े तक उतर जाएंगे, पार्टनर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है पार्टनरशिप के बिजनेस में। अगर बेकरी को किसी को पैसा देना है तो और बेकरी का बिजनेस पार्टनरशिप में करा जा रहा है, तो उस केस में ये जो दोस्त हैं, ये जो मालिक है पार्टनरशिप के, इनको जो है अपनी जेब से, अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा पे करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है बात? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर। अब अगर बात करूं कि आप कौन से टाइप की बेकरी खोलोगे, हमारे एग्जाम्पल के अंदर इन 8 दोस्तों को कंपनी बनानी थी, कंपनी के फॉर्म में बेकरी का बिजनेस करना था। तो इनके पास कंपनी के अंदर भी कई सारे टाइप्स थे। क्या करिए, कौन से टाइप की कंपनी खोलना चाहते हैं, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले 2 टाइप की कंपनी आती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होगा, कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, XYZ बेकरी ये होगा कंपनी का नाम, उसके आगे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। जबकि अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी के नाम के आखिर में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम कैसे होगा, XYZ बेकरी लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। प्राइवेट कंपनी एक छोटी कंपनी होती है। अगर आपको छोटी कंपनी खोलनी है तो आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो, अगर आपको बड़ी कंपनी खोलनी है तो आप पब्लिक कंपनी खोल सकते हो। अगर मैं पब्लिक कंपनी का एग्जांपल दूं तो हमारे पास कई सारे एग्जांपल हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, VI, TCS, LIC, ITC, बजाज फाइनेंस, विप्रो, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम। तो इंडिया के अंदर कई सारी पब्लिक कंपनीज हैं, आप जितने मर्जी चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन सब के शेयर्स, आपने कभी ना कभी शेयर वर्ड सुना होगा, इन सब के शेयर्स शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं। कंपनीज के शेयर कहाँ मिलते हैं, शेयर मार्केट में। कौन सी कंपनीज के शेयर शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं, सिर्फ पब्लिक कंपनी के, क्योंकि पब्लिक कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है। जबकि प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है, जिसके शेयर्स कभी भी शेयर मार्केट में खरीदे बेचे नहीं जाते। अब ये शेयर्स क्या होता है, तो शेयर्स का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से इस एग्जांपल को सुनना। यहाँ पर हमारे पास 8 दोस्त हैं, लेट सपोज इनको एक कार परचेज करनी है। इनका सपना है कि एक कार खरीदना चाहते हैं। ये सब लोग जिस कार को खरीदना चाहते हैं वो कार 80 लाख रुपए की है। ये सब अपनी अपनी अलग अलग कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन इन सब के पास 80 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हर कोई अपने अपने लेवल पर 80 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पा रहा। तो एक दिन इन्होंने डिसाइड करा कि हम सब अलग अलग कभी भी 80 लाख की कार नहीं खरीद पाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम सब एक साथ होकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और मिलकर एक कार खरीद लेते हैं। तो ये सब लोग क्या करेंगे, ये 8 दोस्त जो हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना अपना हिस्सा देंगे और टोटल 80 लाख रुपए इकट्ठा करके एक कार खरीद लाएंगे। कार एक है जिसके ओनर कितने हैं, ओनर हैं 8। किसी ने 10 लाख रुपए दिए, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 15 लाख रुपए दिए, किसी ने 20 लाख रुपए दिए। सब ने अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा और 8 ने मिलके एक कार खरीद ली। एक सिंगल कार आ गई जिसके 8 ओनर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कार को खरीदने के लिए सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इस 80 लाख में सबका थोड़ा थोड़ा शेयर है, सब ने थोड़ा थोड़ा शेयर दिया है, तब जाके 80 लाख रुपए इकट्ठे हो पाए। किसी ने 10 लाख रुपए दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 20 दिए, सब ने कुछ ना कुछ दिया। जिसने ज़्यादा पैसा दिया वो इस कार को ज़्यादा दिन के लिए अपने पास रखेगा, जिसने कम पैसा दिया वो कम दिनों के लिए इस कार को अपने पास रखेगा। यानी जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है उसकी ज़्यादा ओनरशिप है और जिसने कम पैसा लगाया है उसकी कम ओनरशिप है। इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है। यही सेम एग्जाम्पल हमारा कंपनी के ऊपर भी लगता है। यहाँ पर बात हो रही थी कार की, अब कार को आप कंपनी से रिप्लेस कर दो। अगर हम कंपनी की बात करें तो हमारे पास 8 दोस्त हैं जिनको कंपनी स्टार्ट करनी है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए 80 लाख रुपए चाहिए। तो इन 8 दोस्तों ने मिलकर 80 लाख रुपए इकट्ठे करे और कंपनी स्टार्ट कर दी। जिसने कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाया है वो कंपनी का बड़ा ओनर, जिसने कंपनी के अंदर कम पैसा लगाया है वो कंपनी का छोटा ओनर। सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कंपनी के अंदर दिया है। तो ये 8 लोग कंपनी के ओनर हैं। इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, मतलब इन्होंने कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी अपना शेयर दिया है। तो सबका कुछ ना कुछ शेयर तो कंपनी के अंदर लगा हुआ है। यही होता है शेयर का मतलब। शेयर का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, यानी आपका हिस्सा। शेयर का सिंपल मतलब है हिस्सा। कंपनी के अंदर आपका कितना हिस्सा है, कार के अंदर आपका कितना हिस्सा है, जितना पैसा आपने दिया उतना हिस्सा आपका है, उतने हिस्से के आप मालिक हो। इन 8 दोस्तों ने 80 लाख रुपए इकट्ठा करके कंपनी स्टार्ट करी, तो कंपनी के पास 80 लाख रुपए आ गए। अब कंपनी ने काम करना शुरू करा। कुछ टाइम बाद कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी। लेट सपोज मान लो कंपनी को 50 लाख की और जरूरत पड़ रही है। तो अब इन 8 दोस्तों के पास और पैसा तो है नहीं, कंपनी को अभी तुरंत पैसा चाहिए।
तो अब ये 8 ओनर मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, कंपनी को जो है हम शेयर मार्केट में रजिस्टर करवा लेते हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी जो है कंपनीज को अपने पास रजिस्टर करती है, और जो कंपनी सेबी के पास रजिस्टर हो जाती हैं उन कंपनीज के शेयर मार्केट में बिकने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। मार्केट के अंदर सभी बड़ी कंपनीज के शेयर बिकते रहते हैं। मैंने आपको अभी बताया सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही शेयर मार्केट में बिकते हैं। तो सेबी के पास सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही रजिस्टर्ड होती हैं, जिसको हम लिस्टेड बोलते हैं, कि सेबी ने जो है पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कर दिया। जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है उनके शेयर्स जो हैं शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को 50 लाख की और ज़रूरत थी, तो इन 8 दोस्तों ने सेबी के पास जाके अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। तो अब सेबी ने परमिशन दे दी कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट में बेच सकते हो। तो इनको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। जिस तरीके से इन्होंने 80 लाख रुपए इकट्ठे करे थे, उसी तरीके से ये 50 लाख रुपए और इकट्ठे करेंगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जनरल पब्लिक से, आम पब्लिक से, आपके हमारे जैसे लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। इन्होंने बोला कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत है, जिसके पास पैसा है, जो इस कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, जिसको इस कंपनी के शेयर खरीदने, वो चाहे तो इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो इन 8 दोस्तों ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, हम इस 50 लाख को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। आम पब्लिक के पास, जनरल पब्लिक के पास एक साथ 50 लाख रुपए नहीं होंगे, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 50 लाख को 5000 टुकड़ों में बांट देते हैं। हम जो है शेयर को कूपन बोलेंगे, और ये बोला जाएगा कि एक कूपन 1000 रुपये का है, और हम इसी तरीके से मार्केट में 5000 कूपन बेच देंगे। अगर किसी ने एक कूपन खरीदा तो हमें 1000 रुपये मिल जाएंगे। कूपन का मतलब क्या है, शेयर। अगर किसी ने एक शेयर खरीदा तो कंपनी को 1000 रुपये मिल जाएंगे। कंपनी को कितने शेयर बेचने, 5000 शेयर बेचने। एक कूपन 1000 का है, 5000 कूपन अगर कंपनी बेचेगी तो कंपनी के पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे। तो जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतने कूपन कंपनी से खरीद लेगा, यानी उतने शेयर कंपनी से खरीद लेगा। अगर किसी के पास 2000 रुपये हैं तो वो कंपनी से 2 कूपन खरीद लेगा, यानी 2 शेयर खरीद लेगा। अगर किसी के पास 50,000 रुपये हैं तो वो कंपनी से 50 कूपन खरीद लेगा, यानी 50 शेयर खरीद लेगा। इस तरीके से जो है इन्होंने शेयर मार्केट के अंदर अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए। कितने शेयर बेचे, 5000 शेयर बेचे। इन्होंने अपने एक शेयर का प्राइस रखा 1000 रुपये, और बोला कि एक शेयर हमारा 1000 रुपये का है, 5000 शेयर हम शेयर मार्केट में बेचने जा रहे हैं। इस तरीके से जो है हम 50 लाख रुपए कंपनी के लिए इकट्ठे कर लेंगे। क्योंकि जनरल पब्लिक के पास इकट्ठे 50 लाख रुपए नहीं आते, एक पर्सन 50 लाख रुपए इकट्ठे नहीं दे सकता। तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, जिसका जितना कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो कंपनी के अंदर पैसा लगा लेगा। अब जिसने कंपनी के शेयर खरीदे वो कंपनी के अंदर ओनर कहलाएगा, वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। जिस तरीके से ये 8 लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया था और पैसा लगाकर ये लोग कंपनी के ओनर बन गए थे। इन्होंने भी तो कंपनी के शेयर खरीदे थे। जब इन्होंने कंपनी के अंदर 80 लाख रुपए लगाए थे तो उस टाइम भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इन्होंने बोला था कि 80 लाख रुपए हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो हम इस 80 लाख रुपए को 8000 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़ा 1000 रुपये का, तो 8000 टुकड़े 80 लाख रुपए के। इन्होंने 8000 कूपन निकाल दिए, एक कूपन 1000 का था। इन 8 दोस्तों ने वो 8000 कूपन खरीद लिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने उतने कूपन खरीद लिए, यानी उतने शेयर खरीद लिए। तो इन 8 दोस्तों ने 8000 शेयर खरीदे थे, एक शेयर 1000 का था, टोटल 80 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए थे। उसी तरीके से अब ये लोग इन शेयर्स को, इन कूपन को मार्केट में बेच रहे हैं। तो इनको और पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने 5000 शेयर्स और मार्केट के अंदर बेच दिए। तो जनरल पब्लिक ने 5000 शेयर्स खरीद कर कंपनी को 50 लाख रुपए दे दिए। जो भी पैसा मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा, कंपनी के नाम से मिलेगा। तो अब कंपनी के पास 50 लाख रुपए आ गए, तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा हो गया, पहले 80 लाख रुपए थे, उसके बाद 50 लाख और मिल गए, कंपनी के पास टोटल 1,30 लाख रुपए हो गया। पहले कंपनी ने 8000 शेयर बेचे थे इन 8 दोस्तों को, अब कंपनी ने 5000 शेयर बेच दिए जनरल पब्लिक को। तो टोटल कंपनी ने 8-5 13,000 शेयर बेच दिए। 13,000 शेयर कंपनी ने बेच दिए, एक शेयर 1000 रुपये का है, तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया, 1,30 लाख। अब जिस तरीके से ये 8 लोग कंपनी के मालिक थे, उसी तरीके से जिन्होंने कंपनी के 5000 शेयर खरीदे वो लोग भी कंपनी के मालिक बन गए, यानी जनरल पब्लिक कंपनी के मालिक बन गई। जिसने कंपनी का एक शेयर खरीदा वो कंपनी के अंदर एक शेयर का मालिक बन गया, यानी 1000 रुपये का मालिक बन गया। जिसने कंपनी के 500 शेयर खरीदे वो कंपनी के अंदर 500 शेयर का मालिक बन गया। जिसने कंपनी के अंदर जितना पैसा लगाया वो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का मालिक बन गया। जिसने ज़्यादा पैसा लगाया वो कंपनी का ज़्यादा मालिक है, जिसने कम पैसा लगाया वो कंपनी का कम मालिक है। यानी ज़्यादा पैसा लगाने वाला बड़ा मालिक, कम पैसा लगाने वाला छोटा मालिक। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो तो सभी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में बेचती हैं। हम जो है उनके शेयर्स खरीदते हैं, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उसके अकॉर्डिंग उनके शेयर्स खरीद लेता है। जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि आपने बहुत छोटी अमाउंट में कंपनी का शेयर खरीदा होता है, बहुत ही
स्मॉल अमाउंट कंपनी के अंदर लगाई होती है, इसीलिए आप कंपनी के बहुत छोटे से मालिक होते हो, कंपनी के बहुत छोटे हिस्से के मालिक होते हो, इसीलिए आपकी कंपनी में चलने वाली है नहीं। जिसने कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाया है, चलनी तो उसी की है। तो अगर आप रिलायंस के 10-15 शेयर खरीद लोगे तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा, उससे कंपनी की ओनरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली आप कंपनी के मालिक हो, क्योंकि आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, भले या एक शेयर क्यों ना खरीदा हो। तो जिसने कंपनी के जितने शेयर खरीदे हैं वो उसके अकॉर्डिंग उतना बड़ा या छोटा कंपनी का मालिक बन जाता है। जिसने शेयर खरीदे होते हैं उसे हम कंपनी का ओनर बोलते हैं, कई बार मेंबर्स बोलते हैं, कई बार शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है, मेंबर कहलाता है या ओनर कहलाता है। तो ये सारी बातें मैं पब्लिक कंपनी को लेकर कर रहा था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स तो मार्केट में बेचे नहीं जाते। प्राइवेट कंपनी का तो सीधा हिसाब किताब है, 8 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी, 80 लाख रुपए कंपनी में लगाए, 80 लाख रुपए लगाकर एक प्राइवेट कंपनी शुरू कर दी। अब अगर इनको 50 लाख रुपए की और जरूरत है तो ये क्या करेंगे, ये अपने और दोस्तों से, फैमिली मेंबर से बात करेंगे और उनसे 50 लाख रुपए लेंगे। ये भी कंपनी के शेयर्स बेचकर ही 50 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। लेकिन बस फर्क इतना है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक को नहीं बेचे जा सकते। ये लोग क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को अपने पहचानने वालों को बेचेंगे, यानी अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को बेचेंगे। जानने पहचानने वाले लोगों से 50 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। तो सिंपल सा हिसाब किताब है। प्राइवेट कंपनी एक छोटी कंपनी है जिसमें आप लिमिटेड लोगों से ही पैसा मांग सकते हो, अपने जान पहचान वालों से ही पैसा इकट्ठा कर सकते हो। जबकि पब्लिक कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है जिसके अंदर अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप जो है जनरल पब्लिक से, यानी आम पब्लिक के बीच जाके उनसे पैसा मांग सकते हो। तो समझ में आ रही बात? ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था शेयर्स का और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का। तो यहाँ पर हमारी ये 8 दोस्त है जिन्होंने एक पब्लिक कंपनी खोली थी। अभी मैंने आपको दिखाया था इनकी कंपनी का नाम क्या था, XYZ बेकरी लिमिटेड, यानी ये एक पब्लिक कंपनी थी। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो उसका नाम क्या होता, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 8 दोस्त जो है चाहे तो प्राइवेट कंपनी भी खोल सकते हैं और चाहे तो पब्लिक कंपनी भी खोल सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होती है एक सीक्रेट क्लब की तरह, जिसके मालिक सिर्फ ये 8 लोग ही रहेंगे, या 8 लोग कंपनी के मालिक होंगे जो कंपनी को चलाएंगे। या फिर अगर मान लो कल को कोई और पर्सन, इन 8 के अलावा कोई इनका और दोस्त है, वो भी इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, वो भी इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहता है, तो उसके इसमें ये कल को जो है 8 की बजाय 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन ये 8, 9, 10 जो है ये सब आपस में जानने पहचानने वाले होंगे, यानी ये सब आपस में दोस्त होंगे या फिर फैमिली मेंबर्स होंगे। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं वो या तो आपस में दोस्त होते हैं या फिर फैमिली मेंबर होते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक पब्लिक कंपनी है, यानी ये सभी के लिए खुली है, जिनके अंदर कोई जनरल पर्सन भी, यानी आम लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा शेयर्स का कॉन्सेप्ट। तो एनीवन कैन बाय अ पार्ट ऑफ इट, कोई भी जो है कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, कंपनी के अंदर मालिक बन सकता है। तो पब्लिक कंपनी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जो है कंपनी के शेयर्स बेचकर कंपनी के अंदर फंड रेज कर सकते हो। अगर आपको कंपनी के अंदर पैसा चाहिए तो आप जो है अपनी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेच दो, जनरल पब्लिक जो है आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी और बदले में आपको पैसा दे देगी। वी आर स्टार्टिंग स्मॉल। चाहो तो आप अभी जो है एक प्राइवेट कंपनी में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और बाद में जो है जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके बड़े फॉर्म में बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनी में ही बिजनेस शुरू करते हैं, उसके बाद जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। अभी हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकता। हाउ मच वी ओ, यहाँ पर बात हो रही है लाइबिलिटी की। अब देखो लाइबिलिटी के हिसाब से भी कंपनी 2 तरीके की होती है, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दूसरी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो उसके नाम के आखिर में लिमिटेड लिखा होगा। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो 99% लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के अंदर क्या होता है, कंपनी के मालिकों की लाइबिलिटी, कंपनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंपनी के मालिकों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कंपनी का कोई लॉस हो जाता है, कंपनी कोई नुकसान करा देती है या फिर जो है कंपनी अपना लोन रीपे नहीं कर पाती, तो उस केस में किसी भी सिचुएशन में कंपनी के मालिकों की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हाथ नहीं मारेगा। द फ्रेंड्स, ये जो कंपनी के मालिक है, ओनली लूज द मनी दे पुट इनटू इट, नॉट देयर पर्सनल सेविंग। तो कंपनी के मालिकों की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी कीमत पे हाथ नहीं मारा जा सकता लिमिटेड कंपनी के अंदर। आप चाहे प्राइवेट कंपनी बनाओ चाहे पब्लिक कंपनी बनाओ, आपके कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड लिखा होगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। हर कोई पर्सन लिमिटेड कंपनी बनाता है क्योंकि यही तो कंपनी बनाने का बेनिफिट है। कल को कोई भी नुकसान होता है तो उसके इसमें पूरी कंपनी को बेच दिया जाएगा, कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दिया जाएगा, कंपनी के सारे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, लेकिन कभी भी कंपनी के मालिकों के पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अभी जो कंपनी का बैंक अकाउंट है इसके अंदर पैसा कहां से आएगा, ये भी तो कंपनी के मालिकों का ही पैसा है। कंपनी जो एसेट परचेज कर रही है वो पैसा भी तो कंपनी के मालिकों का ही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो पैसा कंपनी के मालिकों ने, इन दोस्तों ने मिलकर इस बेकरी के अंदर लगाया होगा, ज्यादा से ज्यादा वो पैसा डूब जाएगा अगर कल को कंपनी को कोई लॉस होता है तो। लेकिन
कभी भी इनके पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हाथ नहीं मारेगा। तो हम बोल सकते हैं कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है। इनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना पैसा इन्होंने कंपनी के अंदर लगाया है। यानी कंपनी के मालिक जो पैसा कंपनी को देंगे उस पैसे के ऊपर कंपनी के मालिक कभी भी कोई क्लेम नहीं कर सकते। वो पैसा कंपनी अपने हिसाब से यूज कर सकती है। कल को नुकसान होने पे उस पैसे को, उससे खरीदे गए एसेट को कंपनी बेच सकती है, लेकिन सिर्फ उतना ही। तो समझ में आ गई बात। जबकि अनलिमिटेड कंपनी के केस में कंपनी के मालिकों की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी बेकरी के डेट को पे करने में। अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो यहाँ पर जो है कंपनी के मालिकों की पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल हो जाती है। तो कोई भी पर्सन जो है इंडिया के अंदर अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाता। तो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप की कंपनी हो गई। अब अगर ओनर्स के हिसाब से बताऊं तो ओनर्स के हिसाब से कंपनी हमारे पास 3 टाइप की हो सकती है। कंपनी के मालिकों को कंपनी का मेंबर्स बोला जाता है। तो कंपनी के अंदर कितने मालिक हो सकते हैं? तो हमारे पास 3 तरीके की कंपनी होती है। एक होती है 1 पर्सन कंपनी। अगर मान लो आप अकेले सिंगल पर्सन हो और आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप चाहो तो कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। कंपनीज एक्ट ने, कंपनी लॉ के अंदर ये रूल दे रखा है कि अगर कोई अकेला पर्सन भी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो चाहे तो अपने बिजनेस को कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट कर सकता है। तो अगर अकेला पर्सन कंपनी का मालिक है तो उसे हम बोलेंगे 1 पर्सन कंपनी। हमारे केस में 8 पर्सन है, 8 दोस्त है, तो ये हमारी 1 पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी। हमने जो कंपनी स्टार्ट करी है उसे बोला जाएगा पब्लिक कंपनी, यानी जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स की लिमिटेड। अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम आप 2 लोग होने चाहिए। मिनिमम 2 लोग जो है मिलकर प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर ओनर्स कितने होंगे? मिनिमम 2। यहाँ पर कितने हैं? 8। तो अगर इन्होंने प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है तो ये लोग 8 है, आराम से प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम ओनर्स की लिमिट लगी हुई है 7। अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी के मालिक मिनिमम 7 होने चाहिए। मिनिमम 7 लोग मिलकर पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 लोग हैं, तो चाहे तो ये लोग पब्लिक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात। अब अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ तो कंपनी का कंट्रोल किसके पास रहेगा? तो कंपनी का कंट्रोल जो है बेस्ड होता है कंपनी के शेयर्स के ऊपर। कंपनी का कंट्रोल कंपनी के शेयर्स के ऊपर होता है। मैंने आपको अभी बताया कंपनी जो है अपनी ओनरशिप को शेयर्स में डिवाइड कर लेती है। तो जिसने कंपनी के अंदर जितना पैसा लगाया है वो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो कंपनी के अंदर ओनर कैसे बनते हैं? कंपनी के शेयर्स खरीद के। अब कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, कंपनी जो है अपने शेयर्स कैसे निकालती है, वो सब आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में समझते हैं उस बात को कि आखिर शेयर्स का मतलब क्या होता है और कंपनी अपने शेयर्स कैसे निकालती है, कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर्स किस तरीके से खरीद सकता है। ये सारी बातें हम चैप्टर्स के अंदर डिटेल में समझते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। Whoever owns more of XYZ Bakery Limited usually has more say। तो जिसके पास कंपनी की जितनी ज़्यादा ओनरशिप होगी, जिसके पास कंपनी के जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, यानी जिसने कंपनी के अंदर जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा होगा वो कंपनी का उतना बड़ा मालिक होगा, उसकी बात उतनी ज़्यादा सुनी जाएगी। सारा खेल होता है पैसों का। जिसने कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाया है वो कंपनी का बड़ा मालिक, जिसने कंपनी के अंदर कम पैसा लगाया है वो कंपनी का छोटा मालिक। तो जो बड़ा मालिक होगा उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, जो छोटा मालिक होगा उसकी बात कम सुनी जाएगी। सिंपल सा हिसाब किताब है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें इन सारी बातों को देखना है। उसके बाद अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं तो हमें पता चल गया कि कंपनी क्या होती है, कंपनी खोलने के क्या क्या फायदे होते हैं और कंपनी कितने टाइप की होती है, हम कौन से टाइप की कंपनी खोल सकते हैं। तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि आखिर कौन से टाइप की हमें कंपनी खोलनी है, तो उसके बाद जो हम एक्चुअल में कंपनी खोलने जाएंगे। अब हम कंपनी की फॉर्मेशन करेंगे, कंपनी बनाएंगे। कैसे बनेगी? हमें कंपनी बनानी है, कंपनी को फॉर्म करना है, बिकमिंग अ रियल बेकरी। रियल में कंपनी खोलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने बिजनेस को XYZ बेकरी लिमिटेड का ऑफिशियली नाम दे सकते हैं, तब जाके हम ऑफिशियली कंपनी शुरू कर सकते हैं। हमारे पास कंपनी लॉ के अंदर पूरे रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं कि आपको इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी जाके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, तभी जाके आप कंपनी खोल सकते हो। द आइडिया पर्सन, जिस पर्सन का कंपनी बनाने का आइडिया होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। जो पर्सन कंपनी बनाने का आइडिया लेकर आया होता है, कंपनी के बिजनेस का आइडिया लेकर आया होता है, उसको कंपनी लॉ के अंदर प्रमोटर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि जो प्रिया थी, 8 दोस्तों में एक प्रिया भी थी, तो यहाँ पर मान रहे हैं हम कि प्रिया जो है उसने जो है कंपनी खोलने का आइडिया दिया था, उसी का ये बिजनेस आइडिया था, तो वो कहलाएगी कंपनी की प्रमोटर। दिस पर्सन डज द अर्ली वर्क टू गेट द बेकरी स्टार्टेड। तो यहाँ पर प्रिया हमारी प्रमोटर है, तो प्रिया जो है सबसे पहले कंपनी खोलने का काम शुरू करेगी। इंपॉर्टेंट पेपर्स, कंपनी खोलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। कंपनी की स्टार्ट करने को बोलते हैं, कंपनी खोलने को बोलते हैं हम इनकॉर्पोरेशन। कंपनी शुरू होगी तो उसको बोला जाएगा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हमें तैयार करने पड़ते हैं। वी नीड टू फिल आउट सम फॉर्म्स, हमें जो है कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। फाइल देम विद द गवर्नमेंट ऑनलाइन, ई फाइलिंग। तो हमें जो है इन डॉक्यूमेंट्स को, इन फॉर्म्स को ऑनलाइन भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, उसके अंदर हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये सारा काम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ई फाइलिंग करी जाती है, जिनके अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा जाता है।
अब कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने सेकंड यूनिट के अंदर। अगर मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो एक होता है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम एमओए के नाम से भी जानते हैं। ये होती है कंपनी की रूल बुक। यहाँ पर हमारी ये बेकरी है, इसकी रूल बुक कहलाएगी, जिसके अंदर इसके रूल्स लिखे होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एमओए जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है। यहाँ पर हमारे बेकरी का नाम लिखा होगा XYZ बेकरी लिमिटेड। उसके बाद बेकरी कहाँ पर है ये लिखा जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर हम मान रहे हैं बेकरी हमारी दिल्ली में है, फिर लिखा जाएगा बेकरी क्या काम करेगी। तो यहाँ पर हमारी बेकरी जो है बेक करेगी और यमी स्टफ्स बनाएगी, यानी बेकरी के सामान को सेल करेगी। तो बेकरी क्या करेगी ये भी हमें अपने एमओए के अंदर लिखना होता है। उसके बाद हाउ मच मनी वी विल स्टार्ट विथ, कितना पैसा स्टार्टिंग में हम कंपनी के ऊपर लगा रहे हैं, कंपनी के अंदर लगा रहे हैं। द टोटल अमाउंट द फ्रेंड्स विल पुट इन, बेकरी के अंदर हम कितना पैसा लगा रहे हैं यह हमें एमओए के अंदर लिखना होता है। हु ओन्स वट, किसका कंपनी के अंदर कितना हिस्सा है। 8 दोस्त हैं, 8 में से कौन कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा रहा है, तो किसके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं, ये सब हमें इस एमओए के अंदर लिखना होता है। इस एमओए को हमें गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा एमओए आता है। अगर आप चाहो तो बाद में कभी इस रूल बुक को चेंज भी कर सकते हो, इस रूल बुक के अंदर चेंजेस कर सकते हो, ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। इफ़ वी वांट टू चेंज समथिंग इंपॉर्टेंट इन द एमओए लेटर, अगर हमें कल को कुछ चेंज करना है एमओए के अंदर, लेट सपोज हमें कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का हेड ऑफिस बदलना है। यहाँ पर जो है कंपनी का हेड ऑफिस लिखा जाता है कि आखिर कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन अगर मान लो कल को हमें कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली से चेंज करके मुंबई में करना है, शिफ्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा, हमें अपने एमओए के अंदर चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर दिल्ली की जगह मुंबई आएगा। तो अगर मान लो कल को आपको अपनी रूल बुक के अंदर अपनी एमओए के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल रूल्स बता रखे हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस बुक, इस बुक को बनाने के बाद क्या होगा, इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा कि एक बार इस बुक का रजिस्ट्रेशन हो गया, द एमओए इज लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, एमओए जो है कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन जाएगा, जिसके अंदर ये 8 के 8 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये 8 लोगों के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिसके अकॉर्डिंग ही इन 8 लोगों को काम करना है। आपने एमओए के अंदर लिख दिया कि आप ये सारा काम करोगे, तो आपको वही काम करना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते। एक हमारे पास और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये होती है कंपनी की इनसाइड रूल बुक, जिसके अंदर कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं कि आखिर कंपनी किस तरीके से चलेगी, कंपनी अपना डे टू डे काम कैसे करेगी, बेकरी अपना डे टू डे काम कैसे करेगी, कौन सा काम किस तरीके से होगा, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो कंपनी क्या करेगी ये एमओए में लिखा है, और कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी कैसे काम करेगी, ये एओए के अंदर लिखा होता है। तो समझ में आ रही है बात। तो एओए और एमओए ये दोनों कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए हमें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक बार हमने जरूरी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास फाइल कर दिए, उसके बाद गवर्नमेंट जो है उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, और फाइनली अगर सब कुछ सही रहा तो गवर्नमेंट हमें एक पेपर दे देगी, एक सर्टिफिकेट दे देगी, जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI का सर्टिफिकेट होता है ये, जो हमें परमिशन दे रहा है कि हम जो है अब ऑफिशियली अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। कंपनी का ऑफिशियली नाम आ गया XYZ बेकरी लिमिटेड। तो जब आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो उसके बाद फाइनली आपकी कंपनी ऑफिशियली बनके तैयार हो जाती है। अब आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। तो कंपनी बनाने का एक पूरा प्रोसेस है, कंपनी को फॉर्म करने का पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। इस पूरे प्रोसेस को हमें डिटेल में समझना होता है अपने सेकंड यूनिट के अंदर। एक बार आपका बिजनेस अच्छे से चल पड़ा तो उसके बाद आप चाहोगे कि आप अपने बिजनेस को और बड़ा करो और उसकी अलग अलग ब्रांचेस खोलो। तो यहाँ पर ये 8 दोस्त हैं, ये चाहेंगे कि ये अपने बिजनेस को और बड़ा करें, अपने बेकरी के बिजनेस को और आगे तक फैलाएं। तो इसके लिए इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है पब्लिक के पास जाके पैसा मांगते हैं। मैंने आपको अभी बताया, अगर मान लो आपने पब्लिक कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करा है, यहाँ पर हमने पब्लिक कंपनी खोली थी, XYZ बेकरी लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम था। तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, हम जो है जनरल पब्लिक के पास जा सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी को पैसों की जरूरत है तो पब्लिक कंपनी जो है आम पब्लिक के पास जा सकती है, आपके हमारे जैसे लोगों के पास जा सकती है और जाके कंपनी के लिए पैसा मांग सकती है। कोई भी पर्सन जो है कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है। एवरीवन कैन इन्वेस्ट मनी इन कंपनी। तो कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे मांगती है उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी जो एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि आखिर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्यों पैसा मांग रही है। कंपनी जो है पब्लिक को कन्विंस करेगी, कंपनी को पब्लिक को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं ये काम शुरू करना चाहती हूँ और मुझे इस काम के लिए पब्लिक से पैसा चाहिए, तभी तो जाके पब्लिक कंपनी के अंदर पैसा लगाएगी। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट के अंदर, सबको बताती है कि हम जो है ये काम करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो जो लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं
पब्लिक कंपनी के शेयर्स कहाँ मिलते हैं? पब्लिक कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करे जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगर मान लो आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हो, अगर लेट सपोज यहाँ पर इन दोस्तों ने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करी है, तो उस केस में क्या होगा? तो प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको फुल प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको जो है अपनी जैसे और दोस्तों को इकट्ठा करना है। तो आपको जो है अपनी पहचान वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी के अंदर आपका एक प्राइवेट क्लब है जिसके अंदर आप बाहर के लोगों को नहीं ऐड कर सकते। आपको अगर और पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे? अपने ही और दोस्तों से कांटेक्ट करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट करोगे और उनसे पैसा मांगोगे। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा होता है? अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्टस की, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा होता है? व्हाट इनसाइड। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी किस तरीके से चल रही है ये लिखा होता है, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है ये लिखा होता है। हमारे पास कई सारे टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टस के नाम होते हैं। हम जो है कई सारे टाइप के प्रोस्पेक्टस को यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर मान लो हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर झूठ लिखा, प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिखी, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिसलीड करने की कोशिश करी, फ्रॉड करके पब्लिक से पैसा लेने की कोशिश करी, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी जो है मुसीबत में पड़ जाएगी। उस केस में जो है हमारे पास कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 34 और 35 दे रखा है। कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ भी झूठ नहीं लिख सकती। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ भी झूठ पाया गया तो उस केस में कंपनी के ऊपर क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी लग जाएगी। फिर कंपनी जो है बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कंपनी को जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी बातें सही लिखनी होती हैं। द मनी वी स्टार्टेड विद, तो जो पैसा कंपनी के अंदर लगाया जाता है उस पैसे को बोला जाता है शेयर कैपिटल। कंपनी के पैसों को शेयर कैपिटल बोला जाता है। इन 8 दोस्तों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया तो उसको हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल का मतलब तो आपको पता है, कंपनी के मालिक जो पैसा कंपनी के अंदर लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पर जो है कंपनी के अंदर शेयर का कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी जो है शेयर इशू करती है और फिर जो है कंपनी के मालिक शेयर खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं। तो कंपनी के अंदर कंपनी शेयर बेचकर पैसा लेती है, इसीलिए कंपनी के पैसों को कैपिटल ना बोलते हुए शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो हमारे पास कई सारे टाइप के शेयर्स होते हैं, कई सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये सब शेयर्स के नाम है। उन शेयर्स के अंदर भी आगे कई सारी सब कैटेगरी होती है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग टाइप्स के राइट्स होते हैं। अगर आपने ये वाला शेयर खरीदा है तो आपके पास ये वाले राइट होंगे, अगर आपने ये वाला शेयर खरीदा तो आपको ये वाले राइट मिलेंगे। तो कई सारे अलग अलग शेयर्स होते हैं जिनको खरीदने पे अलग अलग टाइप के राइट्स मिलते हैं। तो कंपनी जब पैसा लेती है और पैसा लेकर शेयर्स देती है तो उसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर रही है। चेंजिंग द शेयर्स, ऑल्ट्रेशन, यहाँ पर बात हो रही है कंपनी के शेयर्स को ऑल्टर करना है। कंपनी जो है अपने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर चेंजेस करना चाहती है, तो अगर कंपनी ऐसा करना चाहे तो कर सकती है। लेट्स सपोज कंपनी के पास 1000 शेयर है 500 रुपए वाले। कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स को डबल भी कर सकती है, 1000 की जगह 2000 नंबर ऑफ शेयर्स भी कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा? जो 1000 शेयर्स थे 500 वाले, अब क्या होगा? 2000 शेयर्स हो जाएंगे 250 वाले। कंपनी के शेयर्स का प्राइस कम हो जाएगा और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। उसी तरीके से कंपनी चाहे तो अपने नंबर ऑफ शेयर्स को कम भी कर सकती है। अगर कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स को कम करती है तो उस केस में कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। ये सारी बातें अभी आपको कुछ खास समझ में आने वाली नहीं है, ये सब आगे की बातें, बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है इसके ऊपर। अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो। बाकी ये सब बातें आपको डिटेल में तभी समझ में आती है जब हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम शेयरिंग प्रॉफिट। कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर पैसा लगाएगा तो उसे बदले में कंपनी जो है प्रॉफिट देती है। कंपनी जो है प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है जिसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। यहाँ पर कंपनी के 8 मालिक है, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया तो बदले में कंपनी क्या करेगी? बिजनेस करेगी। तो कंपनी जो है इन पैसों से बिजनेस करेगी और इन पैसों से प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट कमाकर उस प्रॉफिट को कंपनी के मालिकों को बांट देगी। तो कंपनी जब अपने प्रॉफिट को मालिकों के बीच बांटती है तो उसको बोला जाता है डिविडेंड। कंपनी के मालिकों को शेयर्स के बदले जो मिलता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। तो समझ में आ रही है बात? उसके बाद बात करेंगे बोरिंग मनी। कंपनी जो है कई बार लोन ले लेती है। कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो कंपनी कई बार जो है शेयर इशू ना करते हुए मार्केट के अंदर अपने डिबेंचर्स इशू कर देती है। अगर कंपनी को लोन लेना है आम पब्लिक से, एक तरीका होता है कंपनी बैंक से लोन ले लेगी तो वो तो ले ही सकती है। अगर मान लो कंपनी को जनरल पब्लिक से लोन लेना है तो उस केस में कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर देती है। कंपनी जो है आम पब्लिक से पैसा लेना चाहती है वो भी उधार में, तो उस केस में कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर देती है। अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के मालिक कहलाओगे। आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी बदले में आपको डिविडेंड देगी, प्रॉफिट का हिस्सा देगी। लेकिन अगर मान लो आपने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे तो उस केस में कंपनी आपको बदले में इंटरेस्ट देगी। आपने कंपनी को लोन दिया है, 2-4 साल बाद कंपनी जो है उस लोन को आपको वापस कर देगी, आपका पैसा आपको वापस कर देगी। लेकिन उस बीच में जो है कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। डिबेंचर का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कंपनी ने आपको पैसा देना है। IOU का मतलब है कंपनी कह रही है कि मैंने जो है तुमसे पैसा लिया हुआ है, XYZ लिमिटेड ओज समवन मनी। तो जो लोग कंपनी को उधार में पैसा देते हैं कंपनी जो है उन्हें एक डिबेंचर इशू कर देती है, एक डिबेंचर दे देती है।
अगर आपने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो आपको मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पहचान होगी कि आपने कंपनी के शेयर खरीदे। अगर आपने कंपनी को उधार दिया है तो उस केस में आपको मिलेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट पहचान है कि आपने कंपनी को उधार दिया है। तो समझ में आ रही है बात। तो यह हो गया हमारा सेकेंड यूनिट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर कंपनी कैसे शुरू करी जाती है और कंपनी शुरू करने के बाद कंपनी को अगर आगे फर्दर पैसा चाहिए तो उस केस में कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगला यूनिट आता है हमारा मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन। यहाँ पर बात होगी कंपनी किस तरीके से अपना काम कर रही है, कंपनी किस तरीके से अपना इंटरनल वर्क कर रही है। तो कंपनी को अगर काम करना है तो कंपनी को समय समय पर मीटिंग्स करनी होगी। कोई भी बिजनेस बिना मीटिंग्स के तो नहीं चल सकता। कंपनी को अगर डिसीजन लेने हैं, डिसीजन को बोला जाता है रेजोल्यूशन। कंपनी को अगर डिसीजन लेने तो उस केस में कंपनी को मीटिंग्स करनी होगी। कंपनी को समय समय पर बातचीत करनी होगी। मीटिंग्स के थ्रू कंपनी बातचीत करेगी और डिसीजंस लेगी। तो XYZ लिमिटेड जो है मीटिंग्स करेगी। तो किस तरीके से मीटिंग करी जाती है ये हमें डिसाइड करना होता है। कैसे हम मीटिंग करेंगे, कौन कौन सी मीटिंग्स हम करेंगे। हमारे पास कई सारे टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जिसके अंदर सभी लोग आएंगे। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? आम लोग, जनरल पब्लिक। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसके अंदर सभी शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करा जाता है। यहाँ पर हमारे केस में ये जो फ्रेंड्स हैं ये कंपनी के मालिक हैं, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो इन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। तो यहाँ पर ये 8 लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ये लोग जो है मीटिंग करेंगे। तो इनकी मीटिंग को क्या बोला जाएगा? इनकी मीटिंग को बोला जाएगा शेयर होल्डर्स मीटिंग। हमारे पास शेयर होल्डर्स की कई सारी मीटिंग्स होती हैं। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम AGM बोलते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम EGM बोलते हैं। तो ये दोनों मालिकों की मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई। एक होती है हमारी डायरेक्टर्स की मीटिंग। या 8 लोग कंपनी मालिक है, लेकिन इन सभी को कंपनी को चलाना नहीं आता होगा। इनमें से हो सकता है कोई पढ़ा लिखा हो, कोई जो है साइंटिस्ट हो, कोई जो है लॉयर हो, कोई जो है CA हो। तो जो साइंटिस्ट होगा उसको साइंस की नॉलेज होगी, उसको कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा समझ होगी। भले उसके पास पैसा है, वो कंपनी का मालिक है, उसने कंपनी को पैसा दे दिया, लेकिन वो कंपनी चलाना नहीं जानता होगा। तो कंपनी चलाना कौन जानता होगा? लॉयर्स जानते होंगे, CA जानते होंगे। तो इन 8 में से 2-4 लोग जो है कंपनी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। इन 8 में से 2-4 लोग जो है कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। ये लोग जो है कंपनी को चलाएंगे, कंपनी का डे टू डे काम करेंगे। वी आर द फ्रेंड्स हु आर मैनेजिंग XYZ बेकरी लिमिटेड मीट। तो डायरेक्टर की मीटिंग्स को बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। जो लोग कंपनी को चलाते हैं उनको बोला जाता है कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी को वही चला पाएगा जो कंपनी लॉ की समझ रखता हो, जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस जानता हो, जो कॉमर्स की समझ रखता हो, जो बिजनेस की समझ रखता हो, वही कंपनी को चलाएगा। तो इन 8 दोस्तों में से 2-4 लोग जो है कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। तो डायरेक्टर्स भी अपनी अलग से मीटिंग कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स की कई सारी मीटिंग्स होती हैं। एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है कमेटी मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग, जिसको हम स्पेशल बोर्ड मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब मीटिंग करने के भी रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी लॉ के अंदर बता रखे हैं। मीटिंग करने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपको कोई मीटिंग करवानी है तो उस केस में आपको एक प्रॉपर नोटिस देना होगा। अगर आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग करानी है तो उस केस में आपको एक प्रॉपर टाइम बता रखा है कि आपको 21 डेज पहले मीटिंग का नोटिस सभी को देना होगा। उस नोटिस के अंदर प्रॉपर प्लेस बताना होगा, टाइम बताना होगा कि कहाँ पर मीटिंग है, कितने बजे मीटिंग है। प्रॉपर एजेंडा बताना होगा कि आखिर मीटिंग के अंदर किस चीज़ के ऊपर बातचीत होने वाली है, मीटिंग का एजेंडा क्या है वो आपको बताना होगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके हम मीटिंग करते हैं। काउंटिंग वोट्स, मीटिंग के अंदर जो है वोटिंग करी जाएगी। अगर किसी मैटर के ऊपर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस केस में डिसीजन लेने के लिए वोटिंग करी जाती है। कंपनी लॉ ने जो है वोटिंग करने के 2 तरीके बता रखे हैं। पहला होता है शो ऑफ हैंड्स, दूसरा होता है बाय पोल। सबसे पहले जो है हाथ खड़ा करके वोटिंग करवाई जाती है। कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, उसके ऊपर कितने लोग सहमत है, कितने लोग सहमत नहीं है, अगर हमें ये देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हाथ ऊपर करके वोटिंग करवाई जाएगी, जिसको बोला जाएगा रेजिंग हैंड्स। उसके बाद अगर मान लो हाथ ऊपर करके काम नहीं चल रहा है, मान लो शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर कोई डिसीजन लेना है और कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उस केस में हाथ खड़ा करके अगर वोटिंग होती है तो सही से समझ में नहीं आएगा कि कितने लोग इस डिसीजन के फेवर में हैं, कितने लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट है। तो उस केस में क्या होगा, जो लोग डिसीजन के अगेंस्ट हैं वो लोग जो हैं डिमांड कर सकते हैं कि हमें जो है सेपरेट बैलेट वोटिंग चाहिए। सेपरेट बैलेट वोटिंग चाहिए यानी पोलिंग से वोटिंग चाहिए। तो अगर शो ऑफ हैंड से यानी हाथ खड़ा करके कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में दूसरा तरीका होता है डिसीजन लेने का कि हम जो है बैलेट पेपर से वोटिंग करवाते हैं, जिसके अंदर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आजकल वोटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग करवाई जा सकती है। तो हमारे पास वोटिंग कराने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हाथ खड़ा करके, दूसरा होता है बैलेट पेपर। तो ये तो हो गई वोटिंग की बात। इनफ पीपल प्रेजेंट, अगर आपको मीटिंग करवानी है तो उसके लिए कोरम डिसाइड करा जाता है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम इतने मेंबर्स तो मीटिंग में आने चाहिए तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अंदर 8 दोस्त हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो अगर आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवानी है तो यहाँ पर हम मान रहे हैं मिनिमम कोरम जो है वो 4 लोगों का है। 8 में से कम 4 लोग तो आने चाहिए, तभी तो कोई डिसीजन लिया जाएगा, तभी तो मीटिंग स्टार्ट करी जाएगी। तो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम इतने मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो समझ में आ रही है बात।
समवन टू वोट फॉर यू। तो ये एक प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अगर मान लो आप मीटिंग में नहीं आ सकते तो आप चाहो तो अपनी जगह किसी को भेज सकते हो कि वो जो है आपकी जगह वोट डाल सके। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स की बात हो रही थी, तो अगर मान लो कोई एक फ्रेंड मीटिंग में नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देगा, तो जिसको भेजा जाएगा उसको बोला जाएगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब है कि ये पर्सन किसी और की जगह पर आया है और प्रॉक्सी जो है वोट डाल सकता है। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद बात होती है टाइप्स ऑफ डिसीजन। हमारे पास कई सारे डिसीजंस होते हैं। डिसीजंस को बोलते हैं हम रेजोल्यूशन। तो कई सारे टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं हमारे पास। एक होता है नॉर्मल रेजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिसीजंस। कंपनी के अंदर नॉर्मल काम हो रहा है, डे टू डे वर्क के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आप जो है सिंपल मेजॉरिटी से, यानी मोर देन 50%, अगर 8 मेंबर्स हैं तो 8 में से अगर 5 लोग भी हाँ कह देते हैं तो कंपनी का वो डिसीजन पास हो जाएगा। तो अगर कोई नॉर्मल डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा जा सकता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग करवाई जा सकती है। लेकिन अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर मीटिंग हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है बिगर मेजॉरिटी चाहिए, यानी सिर्फ मोर देन 50% लोगों के हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, यानी आपको जो है मिनिमम 75% लोगों की सहमति चाहिए। अगर 8 मेंबर्स हैं तो 8 में से 3/4 यानी 75% लोग हाँ कहेंगे, तभी जाके उस डिसीजन को पास करा जाएगा। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के ऊपर बात हो रही है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर कोई नॉर्मल डिसीजन के ऊपर बात हो रही है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। बाकी इसके अंदर बहुत सारा डिटेल डिस्कशन होता है जो अभी हम यहाँ नहीं कर रहे। उसके बाद आगे बात होती है चेकिंग द मनी। आपके बिजनेस के अंदर आप जो है सही तरीके से काम कर रहे हो नहीं कर रहे, आप जो है सही तरीके से पैसों का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उसके लिए कंपनी लॉ कहता है कि आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करवाना पड़ेगा। ऑडिटर कौन होता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन। कंपनी के मालिकों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ऑडिटर जो है कंपनी के मालिकों से अलग हटकर एक पर्सन होगा जो कंपनी का ऑडिट करेगा। ऑडिट करने का मतलब होता है कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा, ये देखेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही काम हो रहा है, कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बेकरी जो है सही तरीके से सारा काम कर रही है कि नहीं कर रही, पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं करा जा रहा। ये सारी चेकिंग कौन करता है, ऑडिटर। तो हमें जो है कंपनी के अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है जो कंपनी के अंदर ऑडिट करता है, हमारे अकाउंट्स को चेक करता है। हु कैन चेक, कौन कंपनी का अकाउंट्स को चेक करेगा, तो ऑडिटर कंपनी का अकाउंट्स को चेक करेगा। तो ऑडिटर की एक स्पेशल क्वालिफिकेशन हमें बता रखी है, कौन सा पर्सन कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, कौन कंपनी का ऑडिटर के लिए डिस्क्वालीफाई है, यह हमें बता रखा है। कंपनी के ऑडिटर को चूज करने का क्या प्रोसेस होता है, कंपनी का ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो हमें बता रखा है। कंपनी के ऑडिटर को अगर हमें निकालना है तो कौन लोग कंपनी के ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से कंपनी के ऑडिटर का रिमूवल होगा, उसका पूरा प्रोसेस हमें बता रखा है। दीज आर द रूल्स अबाउट हु कैन बी एन ऑडिटर, कौन कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कैसे कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करा जाएगा, हाउ वी कैन चेंज, कैसे कंपनी के ऑडिटर को चेंज करा जाएगा। ये सारी बातें हमें कंपनी लॉ के अंदर बता रखी है। इन सब बातों को हमें यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। तो यूनिट 3 है हमारी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिट 4 जो कि होती है हमारी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट करना है, कंपनी को चलाना है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा, दिस इज अबाउट हाउ XYZ बेकरी लिमिटेड रन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि XYZ लिमिटेड बेकरी कैसे काम करेगी, कैसे रन होगी। कंपनी के मालिकों में से कुछ लोग जो है कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कंपनी को लीड करते हैं, कंपनी के लीडर्स बन जाते हैं जिनको हम कंपनी के डायरेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कुछ फ्रेंड्स जो है कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे जो कंपनी को चलाएंगे, कंपनी के अंदर डिसीजंस लेंगे। अगर हम डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनकी लीगल पोजीशन होती है कि ये डायरेक्टर है, इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें। ये ना हो कि ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर दें। मान लो 8 दोस्त हैं, 8 में से 2 लोग कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो ये 2 लोग जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टर उसको हमेशा कंपनी के लिए काम करना होगा, कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचना होगा, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना होगा। ग्रुप ऑफ लीडर्स, अगर मान लो कंपनी के अंदर 5-6 डायरेक्टर्स हैं तो 5-6 डायरेक्टर्स को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज अ मेन ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स मेकिंग डिसीजन ऑफ XYZ बेकरी लिमिटेड। कौन इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा, कौन इन डायरेक्टर्स को रिमूव करेगा, ये सारी बातें कंपनी लॉ के अंदर बता रखी हैं कि आखिर कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। आखिर कंपनी के डायरेक्टर्स को अगर निकालना पड़े, मान लो कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ गलत काम कर रहे हैं, कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, तो उस केस में कंपनी के डायरेक्टर्स की रिमूवल कैसे होती है, ये सब हमें कंपनी लॉ के अंदर बता रखा है। हु कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, कौन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, कौन कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, वो सब भी हमें यहाँ पर बता रखा है। देयर ID नंबर, कंपनी के डायरेक्टर का एक सेपरेट ID नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरीके से हमारे पास वोटर ID कार्ड होता है उसका एक नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से कंपनी के अंदर
डायरेक्टर के पास एक स्पेशल आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको बोलते हैं डिन नंबर। हर एक डायरेक्टर के पास ये स्पेशल आईडी नंबर होता है। उसके बाद अगर बात करूँ हाउ मैनी बेकरीज दे कैन लीड, बेकरीज का मतलब है यहाँ पर कंपनी। तो एक पर्सन आखिर कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर सिर्फ कंपनी के मालिक ही नहीं हो सकते, कोई बाहर का पर्सन भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। अगर मान लो आप एक सीए हो, एक लॉयर हो और आपका कंपनी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, आपने कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाया, आप कंपनी के मालिक नहीं हो, लेकिन आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वो चाहे तो आपको कंपनी का डायरेक्टर बना सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो है कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अगर कोई भी पर्सन कंपनी के डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन को पूरा करता है तो कंपनी के मालिक चाहें तो किसी को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी के मालिक चाहे तो खुद भी डायरेक्टर बन जाते हैं और चाहे तो किसी आउटसाइडर को भी डायरेक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है उसी आउटसाइडर की कि एक आउटसाइडर अगर कंपनी का डायरेक्टर बनता है तो वो कितनी कंपनी में कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। लेट्स सपोज वो इस बेकरी के अंदर कंपनी का डायरेक्टर बन गया, वो चाहे तो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर बन सकता है, उसकी मर्जी है ना। वो चाहे तो एक साथ कितनी कंपनियों में भी डायरेक्टर बन सकता है, एक साथ कितनी कंपनियों को भी चला सकता है। ऐसा कंपनी के मालिक भी कर सकते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जो लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। तो आप चाहो तो कितनी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। आप अगर कंपनी के मालिक हो तो आप कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हो। तो जितनी कंपनी में आपने पैसा लगाया है आप चाहो तो उतनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी बन सकते हो। तो डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी को चला रहा है, कंपनी को मैनेज कर रहा है। तो एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? एक पर्सन एक साथ कितनी कंपनी को संभाल सकता है? तो यहाँ पर एक लिमिट लगा रखी है कंपनी लॉ ने, और कंपनी लॉ ने बोला हुआ है मैक्सिमम 20, एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोई भी एक पर्सन 20 कंपनी से ज़्यादा किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। लिमिट लगा रखी है 20 की। तो समझ में आ गई बात। व्हाट दे कैन डू, डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है, डायरेक्टर्स की पावर क्या होती है। तो डायरेक्टर्स की पावर होती है कि वो कंपनी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है, लेकिन सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए। ध्यान रखना है, डायरेक्टर जो भी काम करेगा कंपनी के बेनिफिट के लिए करेगा, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए करेगा। व्हाट दे मस्ट डू, कंपनी के डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। कंपनी के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे केयरफुली कंपनी के पैसे को मैनेज करना है। डायरेक्टर को ध्यान रखना होता है कि उसे बेकरी के पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से उसके पैसे को मैनेज करना है, ये उसकी ड्यूटी है। तो समझ में आ रही है बात। स्पेशल ग्रुप्स विद इन द लीडर्स, तो लीडर्स कौन है? लीडर्स है हमारे डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर चाहें तो अपने अंदर भी छोटे छोटे 2-4 स्पेशल ग्रुप्स बना सकते हैं। अगर मान लो एक कंपनी के अंदर 10-12 लोग डायरेक्टर है तो वो चाहे तो अपने अंदर 2-2, 3-3 का स्पेशल ग्रुप बना सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे बोर्ड कमेटीज। लेट सपोज 3-4 डायरेक्टर जो है वो फाइनेंस के स्पेशलिस्ट है, तो वो जो है 3-4 लोग मिलकर एक फाइनेंस कमेटी बना लेंगे। अगर कोई जो है मार्केटिंग का एक्सपर्ट है तो वो जो है मार्केटिंग कमेटी बना लेगा। तो अलग अलग जो जिसका एक्सपर्ट है वो जो है अपना स्पेशल ग्रुप बना सकता है। यानी डायरेक्टर्स के अंदर भी स्मॉलर ग्रुप बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जिन छोटे छोटे ग्रुप्स को हम बोलेंगे बोर्ड कमेटीज। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद बात करते हैं डील्स विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे 8 दोस्त हैं जिनका बेकरी का बिजनेस है। इनकी कंपनी है बेकरी की, जिसके अंदर केक बनता है, पेस्ट्री बनती है, सैंडविचेस बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं। तो इस बेकरी को आटे की ज़रूरत पड़ती होगी, मैदे की ज़रूरत पड़ती होगी, ब्रेड की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसको ये कहीं बाहर से खरीदती होगी। तो अगर मान लो इन 8 दोस्तों में से, ये 8 दोस्त कौन है? ये हैं इस कंपनी के ओनर। तो अगर मान लो इनमें से कोई एक पर्सन ये बोले कि मेरे भाई की ब्रेड की फैक्ट्री है, या मेरे किसी रिलेटिव की आटे या मैदे की दुकान है जो होलसेल में बिजनेस करता है, तो आज से हमारी कंपनी मेरे भाई से या रिलेटिव से ब्रेड या मैदा परचेज करेगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो कंपनी है वो ब्रेड या मैदा किससे परचेज कर रही है? अपने मालिकों के रिलेटिव से, अपने मालिकों के फैमिली मेम्बर्स से या फ्रेंड से। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि जिस पर्सन ने, जिस दोस्त ने ये बोला था कि आज से हमारी कंपनी मेरे भाई से या रिलेटिव से ब्रेड या मैदा खरीदेगी, वो दोस्त जो है पहले ही अपने भाई और रिलेटिव को ये बोल दे कि तुम कंपनी को हाई रेट में, ज़्यादा रेट में सामान बेचना। इससे क्या होगा? कंपनी के अंदर से ज़्यादा पैसा जाएगा। कंपनी के अंदर कोई भी सामान खरीदा जाएगा, ब्रेड या मैदा या आटा कुछ भी खरीदा जाएगा, तो वो कंपनी के नाम से खरीदा जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा। तो पैसा तो कंपनी के बैंक अकाउंट से जा रहा है, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है सीधा इस पर्सन के रिलेटिव्स को, इस पर्सन के भाई को, जो कंपनी का मालिक है उसके भाई या उसके रिलेटिव को फ़ायदा हो रहा है। और नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है कंपनी को। तो कंपनी का नुकसान हो रहा है और कंपनी के जो मालिक हैं उनके रिलेटेड पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, उनके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को फ़ायदा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन 8 में से कोई एक दोस्त ये बोले कि आज से मेरा भाई जो है कंपनी का अकाउंटेंट है और इसको बहुत हाई सैलरी मिलेगी। तो इससे क्या होगा? सैलरी देनी किसको है?
कंपनी को देनी है अपने अकाउंटेंट को सैलरी, तो कंपनी के बैंक अकाउंट से सैलरी जाएगी, किसको जाएगी? कंपनी के मालिक के भाई को जाएगी। अगर एक अनजान पर्सन कंपनी का अकाउंटेंट होता तो उसको कम सैलरी मिलती, लेकिन क्योंकि ये कंपनी के मालिक का भाई है तो इसीलिए उसने क्या करा, उसने इसकी सैलरी बहुत हाई कर दी। सैलरी जानी तो कंपनी के अकाउंट से है, नुकसान तो सीधे सीधे कंपनी को हो रहा है, और फायदा किसको हो रहा है? जिस पर्सन को अकाउंटेंट बनाया उसको। तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। इस तरीके से बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। हो सकता है डायरेक्टर्स के फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रांजैक्शन हो जाए, तो इसे भी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहेंगे। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी लॉ ने साफ साफ बोल दिया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें या तो फैमिली इन्वॉल्व होती है या फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉड होने के, गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने, कंपनी लॉ ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ स्पेशल रूल्स बना रखे हैं ताकि जो है ये सभी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फेयर तरीके से हो सकें, सही तरीके से हो सकें। तो समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करूँ बेकरी विद जस्ट वन ओनर, तो ये बात हो रही है 1% कंपनी की। मैंने आपको बताया ना, अकेला पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। ये हमारे केस में अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 लोग हैं, 8 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी है। लेकिन अगर अकेला पर्सन भी कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो वो 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है, जिसको हम OPC बोलते हैं। फिर बात होती है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग करना इंडिया के अंदर इलीगल है, पूरी तरीके से गलत है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो कंपनी जो है नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी डील करने जा रही है, कुछ बड़ा काम ऐसे करने जा रही है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, बहुत हाई जंप ले सकता है। अब ये काम कब होने वाला है? नेक्स्ट वीक में। लेकिन इसके बारे में कंपनी के मालिकों को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के डायरेक्टर्स को पहले से पता होगा, क्योंकि कोई भी काम कंपनी अपने आप तो नहीं कर सकती। नाम सिर्फ कंपनी का है, काम कौन कर रहा है? कंपनी के पीछे बैठे हुए लोग। तो कंपनी जो है नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी डील करने जा रही है या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स का प्राइस अचानक से बहुत शूट अप होने वाला है, बहुत हाई जाने वाला है। तब यहाँ पर इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं वो पहले ही, या कंपनी के डायरेक्टर्स, या हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ कहीं से कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हासिल कर ले और अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों को या कोई रिलेटिव्स को, कोई जानने पहचानने वालों को ये बोल दे कि तुम अभी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को परचेस कर लो। कंपनी का शेयर इस समय जिस मर्जी प्राइस पर हो, तुम हज़ारों में, लाखों में कंपनी के शेयर्स को परचेस कर लो। ऐसा काम कंपनी के मालिक भी कर सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं कि वो अपने जानने पहचानने वालों को बोल दे कि इस वक्त पे तुम कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को परचेस कर लो। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में कंपनी के शेयर्स का प्राइस अचानक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस टाइम पर तुम कंपनी के शेयर्स को बेच देना, सेल कर देना। तो उससे क्या होगा, इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये कम प्राइस में कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी डील कंपनी करने वाली है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स का प्राइस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस टाइम पर ये कंपनी के शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पर्सनल गेन कर लिया, पर्सनल प्रॉफिट कर लिया। तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। आपने कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा, कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा, तो इस तरीके से कंपनी के शेयर्स परचेज और सेल करना पूरी तरीके से गलत माना जाता है, पूरी तरीके से इलीगल है। तो इसी को यहाँ पर हमें पढ़ना है, देखना है कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और उसके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फिर बात होगी मेन बॉस। कंपनी का मेन बॉस कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एक होता है डायरेक्टर, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर के ऊपर भी मैनेजिंग डायरेक्टर आता है जिसको बोलते हैं कंपनी का MD। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स ये लोग मिलकर कंपनी का डे टू डे काम करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, एक ऑडिट होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। ऊपर हमने एक ऑडिट देखा था कि हमारे अकाउंट्स का ऑडिट करा जा रहा है, हमारे अकाउंट्स को चेक करा जा रहा है। ये ऊपर वाला जो ऑडिट करता है ये करता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके अकाउंट्स को चेक करेगा। एक ऑडिट और दूसरे तरीके का होता है जो यहाँ पर करा जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। ये चेक करा जाता है, इसको करता है CS, कंपनी सेक्रेटरी। इसके अंदर ये चेक करा जाता है कि आप जो है कंपनी के लॉ के रूल्स और रेगुलेशंस को सही से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप किसी भी रूल का वायलेशन तो नहीं कर रहे, कोई रूल तोड़ तो नहीं रहे, कंपनी लॉ के किसी रूल को वायलेट तो नहीं कर रहे। इसको चेक करता है कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके लिए करा जाता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। उसके बाद बात होती है डे टू डे स्टफ की, एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट। कई सारे डे टू डे काम होते हैं, कई सारे डे टू डे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है। कहाँ पर फाइल करना पड़ता है? ROC के पास। एक कॉन्सेप्ट आता है कंपनी लॉ के अंदर हमारे पास ROC का,
गवर्नमेंट ने जो है एक अथॉरिटी बना रखी है जिसको बोलते हैं हम आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास आप कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ई फाइलिंग करी जाते हैं। आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप कंपनी का एमओए बनाओगे, एओए बनाओगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप फाइल करोगे आरओसी के पास। आरओसी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसको हम समय समय पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करते हैं। उसके बाद बात होती है क्लोजिंग डाउन। अगर मान लो कल को आपको कंपनी को बंद करना है तो आप क्या करोगे, कंपनी को शट डाउन करोगे, जिसको बोला जाता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का हमारे पास पूरा एक प्रोसेस दे रखा है। इतनी आसानी से कंपनी बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एक दुकान है जिसको आपको बंद करना है तो आप शटर बंद करोगे, ताला मारोगे और चल दोगे। ऐसा नहीं है। कंपनी एक बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो क्लोज करनी है। अगर आपको अपनी बेकरी बंद करनी है तो वो बेकरी बंद कैसे होगी, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस को पढ़ते हैं हम यूनिट 5 के अंदर, अपनी आखिरी यूनिट के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे होगा, कंपनी को बंद कैसे करा जाएगा। हमारे पास कुछ स्पेशल कोड्स भी होती हैं। कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कंपनी का अगर किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोड बना रखी हैं। एक होती है हमारे पास एनसीएलटी, एक होती है हमारे पास एनसीएलएटी। अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले आप एनसीएलटी के पास जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। ये एक स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ कंपनी के केस से डील करती है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना रखा है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कंपनी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप सबसे पहले इसके पास जाओगे। लेकिन अगर मान लो इसके डिसीजन से, एनसीएलटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप चाहो तो अपील कोर्ट में जा सकते हो। अपील कोर्ट का मतलब हो गया एनसीएलएटी। ये एनसीएलटी से बड़ा कोर्ट है जिसके पास आप जाकर एनसीएलटी के जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ कंपनी के इशू से डील करते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। अगर कंपनी के अंदर कुछ गलत काम होता है तो कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेशन कोर्ट होते हैं जिनके अंदर हम जो है कंपनी के सीरियस प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड सीरियस क्राइम्स को लेके जा सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात। तो इन सब कोर्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में हम अपने इस 4th यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। तो 4th यूनिट हमने देख ली, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है जिसके अंदर हम कंपनी को बंद करना सीखते हैं। अगर मान लो आपको कंपनी को बंद करना है तो आप वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जाओगे। व्हाट मीन्स, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि आप जो है ऑफिशियली कंपनी को बंद करने जा रहे हो, अपने इस नाम को खत्म करने जा रहे हो, अपने इस XYZ लिमिटेड के नाम को खत्म करने जा रहे हो। हाउ कैन वी क्लोज, कंपनी को बंद करने का हमारे पास 2 मोड्स होते हैं। पहला तरीका है कि आपसे ज़बरदस्ती कोई कंपनी बंद करवा रहा है, कंपलसरी कंपनी बंद हो रही है। आपने जो है किसी का पैसा पे करना है, आपने बैंक का पैसा पे करना है, आपने जो है क्रेडिटर्स का पैसा पे करना है। तो क्रेडिटर्स ने, बैंक ने अपने लोन की रीपेमेंट के लिए कोर्ट में कंपनी के ऊपर केस कर दिया। तो कोर्ट चाहे तो ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी को बंद करो। तो कोर्ट जो है कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। अगर कोर्ट कंपनी को बंद करने का ऑर्डर देता है क्योंकि आपने कंपनी को कोई रूल्स को वायलेट करा, या फिर आपने किसी का डेट पे नहीं करा, आपने जो है बैंक का पैसा पे नहीं करा, तो उस केस में कोर्ट जो है कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। तो अगर कंपनी को बंद करने का ऑर्डर कोर्ट देता है तो उसे बोलते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप। लेकिन कई बार जो है आप कंपनी को खुद से ही बंद कर सकते हो, खुद से ही बंद करना चाहते हो तो उसे बोलते हैं वॉलेंट्री क्लोजर, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। तो अगर कंपनी के मालिक सब मिलकर एग्री होते हैं कि अब हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो उस केस में कंपनी लॉ ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ प्रोसीजर्स बता रखे हैं जिनको आप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप अपनी कंपनी की सारी एसेट्स को बेचोगे, उसे बेचकर जो पैसा आपके पास आएगा उससे आप अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे। उसके बाद आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके आप कोर्ट से बोलोगे कि अब हमें कंपनी बंद करनी है, हमने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर लिया है। और फिर फाइनली जो है कोर्ट आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर सुना देगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी का एंड हो जाना। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच का फर्क समझो। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, कंपनी को बंद करने के प्रोसेस को वाइंडिंग अप बोलते हैं। जबकि फाइनली जब कंपनी बंद हो जाती है तो उसे बोलते हैं कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया। अब इसके बीच में भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, बहुत डिटेल में समझना होता है। तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप भी हो सकता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी हो सकता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर क्लोजिंग ऑर्डर, अगर कंपनी को बंद करने का ऑर्डर एक बार कोर्ट से आपको मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वंस कोर्ट सेज वी हैव टू क्लोज, तो इसके बाद XYZ बेकरी लिमिटेड जो है बिजनेस नहीं कर सकती। XYZ बेकरी लिमिटेड कैन नॉट डू बिजनेस एनी मोर। और फिर जो है किसी एक पर्सन को अपॉइंट करा जाएगा जिसको हम बोलेंगे लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होता है, जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है। कोर्ट जो है एक पर्सन को अपॉइंट करेगी जो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचेगा और उन एसेट्स को बेचकर उनसे कंपनी की लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। तो कोर्ट जो है ऑर्डर देता है। कोर्ट कौन होता है, कोर्ट होता है यहाँ पर ट्रिब्यूनल। कंपनी के केस में कोर्ट कौन होता है, ट्रिब्यूनल। NCLT और NCLAT, तो NCLT ही कंपनी के पूरे वाइंडिंग अप के प्रोसेस पे नजर रखता है। तो समझ में आ रही है बात। तो अगर कोर्ट से बंद करने का ऑर्डर मिल जाता है, फिर चाहे वो वॉलंटरी मिले चाहे वो कंपलसरी मिले, तो दोनों ही केस में आपका सारा एसेट बेचा जाएगा और आपकी लायबिलिटी पे ऑफ करी जाएगी। कौन बेचेगा,
एक लिक्विडेटर अपॉइंट करा जाएगा। कंपनी इज लिक्विडेटर, कंपनी का लिक्विडेटर होगा। दिस इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग XYZ बेकरी लिमिटेड एसेट्स। तो ये वो पर्सन है जो पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगा, बेकरी के एसेट्स को बेचेगा और उसे बेचकर उन पैसों से बेकरी की लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा और फाइनली कंपनी को बंद करेगा। तो समझ में आ रही है बात? तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया कंपनी को बंद करने का, कंपनी के वाइंडिंग अप का। तो 5th यूनिट के अंदर हम वाइंडिंग अप के प्रोसेस को देखते हैं। अब फाइनली अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर जितना हमने इन 5 यूनिट्स के अंदर देखा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में 90% पूछा जाता है। यहाँ पर देखो फर्स्ट यूनिट अगर मैं दिखाऊं, फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यहाँ से बनेगा कॉर्पोरेट विल क्या होती है, किन सर्कमस्टांसेस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करा जाएगा। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बल्कि मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 90% चांस होते हैं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बीच क्या डिफरेंस होता है, मेंबर्स के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप की होती है, किसके पास कंपनी का कंट्रोल होता है, कंपनी का कंट्रोल किसके ऊपर बेस्ड होता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी कैसे फॉर्म करी जाती है, कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है, प्रमोटर किसे कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या होता है, MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, इसका ऑल्ट्रेशन कैसे होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कैसे बनाया जाता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इशू ऑफ शेयर किसे कहते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं। यही सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप अगर अपनी बुक्स में से सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मीटिंग्स क्या होती हैं, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, AGM क्या होती है, EGM क्या होती है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग क्या होती है, स्पेशल बोर्ड मीटिंग क्या होती है, मीटिंग कराने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वोटिंग कैसे होती है, शो ऑफ हैंड्स क्या होता है, बैलेट वोटिंग क्या होती है, कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसीजन कितने तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ऑडिटर किसे बोलते हैं, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑडिटर का रिमूवल कैसे होता है। यही सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करा जाएगा, डायरेक्टर्स को रिमूव कैसे करा जाएगा, कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होती है, डिन नंबर क्या होता है, एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप कर सकता है, एक डायरेक्टर एक ही समय पर कितनी कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर्स की पावर क्या होती हैं, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, बोर्ड कमिटीज़ क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, 1% कंपनी क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, मैनेजर्स कौन होते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या होता है। यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। NCLT क्या होता है, NCLT क्या होता है, इनके पास क्या पावर्स होती हैं, ये कौन से इश्यूज से डील करती हैं, स्पेशल कोड्स क्या होते हैं। वाइंडिंग अप के चैप्टर के अंदर आपसे पूछा जाएगा वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वाइंडिंग अप को कौन देखता है, कौन वाइंडिंग अप के प्रोसेस को करवाता है, कौन वाइंडिंग अप के प्रोसेस का ऑर्डर देता है, लिक्विडेटर क्या होता है, कौन लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, लिक्विडेटर क्या काम करता है। यही सब बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सबको आप तैयार करके चले जाना, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास ये 5 यूनिट है जिसके अंदर हम कंपनी लॉ को पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा कंपनी लॉ का। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इस एक वीडियो की मदद से आप जो है कंपनी लॉ के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ चुके हो। अब आप अपनी बुक के कोई भी चैप्टर को उठा के देख लो, अपनी बुक के अंदर कोई भी पेज ओपन करके देख लो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना था, नेचर ऑफ कंपनीज, काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो समझ में आ गया आपको क्या मतलब है इसका। सेकेंड यूनिट के अंदर हमें क्या पढ़ना था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ रही है। थर्ड यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड मीटिंग पढ़नी है, बोर्ड के पावर्स पढ़ने हैं, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में पढ़ना है। तो जितनी भी तरीके की मीटिंग्स होती हैं वो सब हमें इसके अंदर पढ़ना होता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग पर्सनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट्स,
और फिर एक लास्ट चैप्टर होता है हमारा वाइंडिंग अप का। तो ये टोटल 5 यूनिट के अंदर 16 चैप्टर्स को हमें पढ़ना होता है। तो ये था हमारा कंपनी लॉ का सिलेबस, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब जो है हम जल्दी कंपनी लॉ की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए पूरे कंपनी लॉ का एक रिवीजन मोड में कोर्स लेकर आ जाऊँ, जिसके अंदर हम इसी तरह पूरा कंपनी लॉ जल्दी जल्दी समझ लेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक रिवीजन मोड में आपके लिए पूरे कंपनी लॉ का कोर्स लेकर आ जाऊँ, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्स लेकर आना चाहिए, एक रिवीजन कोर्स लेकर आना चाहिए कंपनी लॉ का, तो मैं जल्दी जो है एक रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर दूंगा कंपनी लॉ का, जिसके अंदर हम फटाफट तेज़ी से जो है कंपनी लॉ के पूरे कोर्स को समझ लेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो इस वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं, एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।